हेलो एवरीवन, दिस इज़ भारती शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे DSSB प्रीवियस ईयर पेपर 2018 पार्ट 3। बट बिफोर दिस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीज़न फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन, कि इनमें से कौन सा अंडर कैपिटलाइजेशन का रीज़न है। Option is first is high efficiency, second is unduly high price paid for the assets, third is liberal dividend policy, and fourth is when fair return is not realized on the capital employed. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा, high efficiency. So high efficiency क्यों होता है, coming in डिटेल में देखते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन बेसिकली होता क्या है। अंडर कैपिटलाइजेशन इज व्हेन कंपनीज अर्निंग एक्सेप्शनली हायर प्रॉफिट एज कम्पेयर टू द अदर कंपनीज। कंपनी का जो प्रॉफिट होता है या अर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, या फिर हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द कैपिटल रेज। जो उसने कैपिटल रेज किया है उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू ऑफ एसेट्स होती है। सो हेयर आर द इंडिकेटर्स ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। फर्स्ट ऑप्शन इज देयर इज अनफोर्सीन इंक्रीज इन द अर्निंग ऑफ द कंपनी, कि अर्निंग जो होती है कंपनी की वो एकदम से बढ़ जाती है। अर्निंग कैसे बढ़ेगी, हाई एफिशिएंसी के कारण, कि जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा हाई एफिशिएंट है। तो हमारा आंसर आ गया हमारे पास कि हाई एफिशिएंसी होती है। सेकेंड इज फ्यूचर अर्निंग ऑफ द कंपनी वर अंडर एस्टिमेटेड एट द टाइम ऑफ प्रमोशन, एंड थर्ड ऑप्शन इज एसेट्स माइट्स हैव बीन एक्वायर्ड एट वेरी लो प्राइसेस। जो एसेट है वो हमने बहुत लो प्राइसेस में एक्वायर्ड किए होंगे, तो दिस इज नोन एज अंडर कैपिटलाइजेशन। तो व्हाट इज अंडर कैपिटलाइजेशन और उसके इंडिकेटर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द शॉर्ट रन इन ऑर्डर टू सर्वाइव द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी अडॉप्टेड एज अ लास्ट रिसोर्ट फॉर सर्वाइवल। कहते हैं शॉर्ट रन में अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है तो कौन सा ऐसा मैथड है जो अडॉप्ट किया जाता है बाय द कंपनी टू सर्वाइव। तो कौन सी ऐसी मैथड या फिर कह सकते हैं लास्ट रिसोर्ट है जो कंपनी अडॉप्ट करती है। Marginal cost is less than or equal to sales. Second option is total cost equals to sales. Third option is marginal cost greater than sales. And fourth option is total cost less than sales. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है हमारी, लेस देन और इक्वल टू सेल्स होती है। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मे बी द इफेक्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। इनमें से कौन सा अंडर कैपिटलाइजेशन का इफेक्ट होता है। आपने डीप में देखा था कि अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, उसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और अब क्वेश्चन आ गया हमारा इफेक्ट का। फर्स्ट ऑप्शन इज डिविडेंड में बी पेड इफ नो प्रॉफिट हैज़ बीन मेड। कहता है डिविडेंड देना ही पड़ेगा अगर नो प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है। तो पता ही है कि अंडर कैपिटलाइजेशन में हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, अर्निंग जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो ये ऑप्शन डिडक्ट हो गया। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स में गो अप। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो सकती है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी है तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा ही होगी। क्यों, क्योंकि अगर फर्म प्रॉफिटेबल होगी तो कंपनी जो कस्टमर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं टू द कंपनी, और इससे क्या होता है मार्केट वैल्यू शेयर्स की अप हो जाती है। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर में ड्रास्टिकली फॉल, तो ये तो अपोजिट हो गया, दिस इज़ नॉट द आंसर। नेक्स्ट, कंपनी में मैनिपुलेट अकाउंट्स टू शो प्रॉफिट इन द इवेंट ऑफ लॉस। तो कंपनी मैनिपुलेट कर सकती है अपने अकाउंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने के लिए इन केस ऑफ इवेंट ऑफ लॉस। अगर लॉस आया तो भी प्रॉफिट दिखाने के लिए प्रॉफिट दिखाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड। वाई सेकेंड। सो ऑप्शन इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, इफेक्ट्स ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन ऑन कंपनी। फर्स्ट है बिकॉज ऑफ हायर प्रॉफिटेबिलिटी द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स वुड गो अप, दिस वुड ऑल्सो इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। सो दिस इज बेसिकली द आंसर, और आपको यहीं से आंसर मिल भी गया होगा कि मार्केट वैल्यू क्या होती है, अप हो जाती है। बट अगर इन केस कोई और ऑप्शन दिए होते तो हम क्या क्या कर सकते थे। तो द मैनेजमेंट में बी टेम्प्टेड टू बिल्ड अप सीक्रेट रिजर्व्स। मैनेजमेंट जो होती है वो सीक्रेट रिजर्व भी बना सकती है। नेक्स्ट,
हायर रेट ऑफ अर्निंग्स विल अट्रैक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. हायर रेट ऑफ अर्निंग सबसे ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, कॉम्पिटिशन अट्रैक्ट से ज़्यादा होगा. द वर्कर्स ऑफ द कंपनी में बी टेम्प्टेड टू डिमांड हायर वेजेस, बोनस और अदर बेनिफिट्स. वर्कर्स भी क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा वेजेस को डिमांड कर सकते हैं. नेक्स्ट, इफ द कंपनी इज अर्निंग हायर प्रॉफिट द कस्टमर में फील दैट दे आर बीइंग ओवरचार्ज बाय द कंपनी. अगर कंपनी बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट कमा रही है तो कस्टमर के माइंड में ये भी आ सकता है कि कंपनी उनसे ओवरचार्ज कर रही है, ज़्यादा पैसा ले रही है. एंड लास्ट इज द गवर्नमेंट में इंक्रीज द टैक्स रेट ऑन द कंपनीज अर्निंग एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स. गवर्नमेंट भी टैक्स को बढ़ा सकती है बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अगर कोई कंपनी अर्न कर रही है तो गवर्नमेंट भी उससे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर सकती है. सो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड थ्रू ट्रायल बैलेंस. कहता है इनमें से कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं होता है. पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, ट्रीटिंग एन एक्सपेंस एंड एसेट्स, पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड एंड लास्ट इज रॉन्ग टोटलिंग. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2 दैट इज ट्रीटिंग एन एक्सपेंस एज एन एसेट्स. ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या देखता है, हमारा सम टोटल देखता है, क्रेडिट और डेबिट साइड का सम टोटल देखता है. और ट्रीटिंग एन एक्सपेंस एज एन एसेट्स ये क्या होता है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है. ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया हमारा. सो बहुत ज़्यादा डीप में अगर आपको पढ़ना है तो ट्रायल बैलेंस एक फिगर दी हुई है. ट्रायल बैलेंस ओनली चेक्स द सम ऑफ डेबिट अगेंस्ट द सम ऑफ क्रेडिट. वो सिर्फ ये चेक करता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है या नहीं है. नेक्स्ट, दैट इज़ वाई इट डज नॉट गारंटी दैट देयर इज़ नो एरर. तो ऐसा भी नहीं है कि एरर्स डिटेक्ट नहीं कर पाता. नेक्स्ट, देयर क्लासेस कुछ ऐसे एरर हैं जो कभी भी ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं करता. वो कौन कौन से एरर हैं, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, error of original entry, error of omission, error of reversal, error of commission, error of principal, compensating error and transposition error. ये सारे जितने भी errors हैं ये ट्रायल बैलेंस कभी भी डिटेक्ट नहीं करता है. तो कोई भी अगर ऑप्शन आ जाएगा इनसे मिलता जुलता तो आपको पता चल गया है कि ट्रायल बैलेंस क्या एरर चेक करता है, सिर्फ टोटलिंग चेक करता है, हमारे डेबिट या क्रेडिट साइड में इक्वल बैलेंस है या नहीं है वो चेक करता है, उनका सम टोटल चेक करता है. बाकी प्रिंसिपल, कमीशन, रिवर्सल, ओमिशन, ओरिजिनल एंट्री के एरर्स चेक नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरी नॉट ए फाइनेंस फंक्शन. कहता है इनमें से कौन सा फाइनेंस फंक्शन नहीं है. सो फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन, सेकेंड ऑप्शन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड ऑप्शन इज डिविडेंड डिसीजन एंड फोर्थ ऑप्शन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. सो फाइनेंस फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन प्राइमरी फंक्शन नहीं है फाइनेंस का. सो फर्स्ट ऑप्शन होता है डाइवर्सिफिकेशन जो हमारा फंक्शन नहीं है. बाकी फाइनेंसिंग डिसीजन तो होता ही है फाइनेंस फंक्शन. नेक्स्ट, डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड देना है आउट ऑफ प्रॉफिट और नहीं देना, ये भी फाइनेंस बेस्ड होता है. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये भी हमें कहाँ अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट करना है, जो हमारे पास पैसे हैं उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये भी फाइनेंस फंक्शन है. तो आंसर क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन. नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ फाइनेंस बहुत ज़्यादा डीप में अगर आपको पढ़ने हैं तो ये सब फंक्शंस हैं. एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, एस्टिमेटिंग कैश फ्लोज, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एलोकेशन ऑफ सरप्लस, डिसाइडिंग एडिशनल फाइनेंस, नेगोशिएटिंग ऑफ एडिशनल फाइनेंस एंड चेकिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. तो ये सारे हमारे क्या होंगे, फंक्शन ऑफ फाइनेंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following depreciation accounting policy is usually suitable for mining companies under normal circumstances. कहता है इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन है जो यूज़ करना चाहिए माइनिंग कंपनीज को. सो एन्युटी मेथड फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, थर्ड ऑप्शन इज डिप्लीशन मेथड एंड फोर्थ इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिप्लीशन मेथड. अब डिप्लीशन मेथड ही क्यों हम माइनिंग कंपनीज को लेना चाहिए, तो कमिंग इन डिटेल कि क्यों डिप्लीशन मेथड लेना चाहिए. डिप्लीशन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर कोल माइंस. दिस मेथड इज स्पेशली यूज फॉर दोज एसेट्स विच डिप्लीट्स विद द यूज. जो एसेट्स
जिनकी वैल्यू कम होती है या ख़त्म हो जाते हैं, वो उन्हीं एसेट्स के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डिप्लीशन मेथड का यूज़ करते हैं। द कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज़ डिवाइडेड बाय द वर्केबल डिपॉजिट्स, जो उसकी कॉस्ट होती है एसेट्स की, इज़ डिवाइडेड बाय द टोटल उसका जितना काम किया गया है उससे उसकी कॉस्ट हम लगाते हैं। For example, if a mine has 2 lakh tons of coal and the value of the mine is 5 lakh, each ton of coal will cost 2.5 rupees. The quantity of coal taken out of the mine in the period will be multiplied by the rate per ton, that is 2.5, and the resultant figure will be amount as a depreciation. अगर हमारे पास कोई माइनिंग कंपनी है, उसमें 2 लाख टन का कोल प्रेजेंट है और वैल्यू ऑफ माइन क्या है हमारी 5 लाख की, तो ईच टन ऑफ कोल कितना है, 2.5 लाख का। तो हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ कोल जो हमने लिया है वो कैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय द रेट पर टन, दैट इज़ 2.5, और जो बाकी बचा हुआ अमाउंट होता है वो डेप्रीशिएशन होता है। तो दिट इज़ डिप्लीशन मेथड। तो हम क्यों यूज़ करते हैं, हम उन एसेट्स के लिए यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू डिप्लीट होती है विद द यूज़। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी बुक इन अकाउंटिंग, कहता है इनमें से कौन सा सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंट्स नहीं है। सो फर्स्ट इज कैश बुक, सेकेंड इज सेल्स बुक, थर्ड इज जर्नल बुक एंड फोर्थ इज सेल्स रिटर्न बुक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जर्नल बुक जो होता है वो हमारे पास सब्सिडरी बुक नहीं है। सब्सिडरी बुक क्या होती है, सब्सिडरी बुक आर द सब डिवीजन ऑफ जर्नल्स, जर्नल्स की ही सब डिवीजन होती है सब्सिडरी बुक्स। ईच बुक्स इज डिफरेंट ड्यू टू द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग इनटू देम। फॉर एग्जांपल, क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन वन बुक, ऑल द कैश ट्रांजेक्शन इन द अनदर बुक एक्सेट्रा। बेसिकली सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, वो सब डिवीजन होती है जर्नल्स का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जर्नल बुक हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सब्सिडरी बुक नहीं होती है। बाकी कैश, सेल्स रिटर्न, परचेज, ये सारी हमारी सब्सिडरी बुक्स है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी पीरियड, dash method of material issue would help to ensure that the cost of production determined is approximately the current prevailing price level। कौन सा ऐसा मेथड है मटेरियल का दैट विल हेल्प टू इंश्योर कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो करंट प्रिवेलिंग प्राइस लेवल पे ही अप्रॉक्सीमेट हुआ है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज फीफो, सेकेंड ऑप्शन इज दैट स्पेसिफिक प्राइस मेथड, थर्ड ऑप्शन इज बेस स्टॉक मेथड एंड फोर्थ ऑप्शन इज लीफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, दैट इज लीफो। अब लीफो को डिटेल में पढ़ लेते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट इज अ मेथड यूज टू अकाउंट फॉर इन्वेंट्री दैट रिकॉर्ड्स द मोस्ट रिसेंटली प्रोड्यूस आइटम आर सोल्ड फर्स्ट, कि जो अभी बने हुए आइटम्स हैं उन्हीं को पहले बेचो। Under LIFO, the cost of most recent products purchased are the first to be expensed as cost of goods sold, which means the lower cost of older products will be reported as inventory, जिसका मतलब क्या होता है कि लोअर कॉस्ट ऑफ ओल्डर प्रोडक्ट्स विल बी रिपोर्टेड एज इन्वेंट्री। सो लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और वही इसलिए यूज़ होता है कि जो बाद में आए हुए हैं उन्हीं को पहले सोल्ड आउट करो। नेक्स्ट, विच ऑफ द वट इज़ द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस टर्म्ड एज, कहते हैं कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं होता। सो फर्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज ब्रेक इवन, थर्ड इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड फोर्थ इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है हमारा, उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। कमिंग इन डिटेल, डायग्राम में भी पता चल रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट में भी डिफाइन एज अ लेवल ऑफ सेल्स इन विच टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू द टोटल कॉस्ट। जो टोटल रेवेन्यू जितना हमारे पास अर्निंग हुई है वो किसके बराबर होती है, जितना हमारे पास कॉस्ट हमारी लगी थी। सो हमारा इनकम क्या हो जाती है, ज़ीरो होती है। तो देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, सो दिस इज़ नोन एज ब्रेक इवन एनालिसिस। सो आप बहुत डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे। सो ये वाला जो पॉइंट होता है ये, so this is known as break-even analysis. Next, the excess of current assets over the current liability is typically financial term is called as, this is called as, कहते हैं कि current assets over current liability, तो उसको क्या कहा जाता है, current asset minus current liability।
दैट इज़ नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। अगर हमारे पास करंट एसेट ज़्यादा होते हैं और करंट लाइबिलिटीज़, तो दिस इज़ नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ एक्वायर्ड इंडियन ई रिटेल जियांट फ्लिपकार्ट। कहते हैं कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने फ्लिपकार्ट को ख़रीदा है। सो फर्स्ट इज़ प्रॉक्टर एंड गैम्बल, सेकेंड ऑप्शन इज स्टारबक्स, थर्ड इज वॉलमार्ट एंड फोर्थ इज मार्क एंड स्पेंसर। सो आंसर क्या हो जाएगा वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा है इन 2018 अप्रॉक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the real valuation of assets is less than the amount of capital invested, such situation is, जो वैल्यू होती है हमारी एसेट्स की वो कम होती है एज कम्पेयर टू द कैपिटल इन्वेस्टेड, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल रेशनिंग, सेकंड इज कैपिटल गियरिंग, थर्ड इज अंडर कैपिटलाइजेशन एंड फोर्थ इज ओवर कैपिटलाइजेशन। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ओवर कैपिटलाइजेशन। कमिंग इन डिटेल, overcapitalization occurs when a company has issued more in debt and equity than its assets are worth। जो कंपनी है उसने इशू कर दिया है डेट और इक्विटी को, देन इट्स एसेट्स आर वर्थ, मतलब एसेट जितनी है उससे ज़्यादा उन्होंने इशू कर दिया डेट एंड इक्विटी। इफ़ इन दिस इज़ द केस, द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी इज़ लेस देन द टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। जो मार्केट वैल्यू होती है कंपनी की वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स टोटल कैपिटलाइज वैल्यू। An over-capitalized company might be paying more in interest and dividend payments than it can sustain in the long run। Basically, जो ओवर कैपिटलाइज कंपनी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट और डिविडेंड ही पे करते हैं एज़ कम्पेयर टू सस्टेन इन द लॉन्ग रन। सो ओवर कैपिटलाइजेशन जो होता है वो बिल्कुल अपोजिट हो गया अंडर कैपिटलाइजेशन का, जिसमें हमारे पास आपने देखा भी था आंसर में। सो ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है जब कंपनी इशू करती है मोर डेट एंड इक्विटी लेस देन इट्स एसेट्स वर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मे नॉट बी एबल टू कैरेक्टराइज एज एरर ऑफ प्रिंसिपल एज फार एज द अकाउंटिंग इज कंसर्न। कहता है इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन को आप एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर नहीं कैटेगराइज करेंगे। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल मैंने पहले भी बताया था कि जब हम बेसिकली जो एक ऑप्शन में आया था ट्रीटिंग ऑफ एसेट्स एज एन एक्सपेंस, सो यहाँ पे भी वही आंसर है। फर्स्ट इज ट्रीटिंग एन इनकम एज एन लाइबिलिटी। सो ट्रीटिंग एन एज एन इनकम एज एन लाइबिलिटी, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट, ट्रीटिंग अ लाइबिलिटी एज एन इनकम, तो ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। थर्ड ऑप्शन इज ट्रीटिंग एन एसेट्स एज एन एक्सपेंस, तो ये तो है ही हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल, मैंने पहले भी बताया था। एंड लास्ट इज ओमिटिंग द एंटायर अमाउंट टू रिकॉर्ड आफ्टर ट्रांजेक्शन, तो दिस इज़ नोन एज, हमारा आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ, बिकॉज ये क्या होता है एरर ऑफ ओमिशन होता है ना कि एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। सो कमिंग इन डिटेल कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, तो दीज आर द एरर अराइजिंग फ्रॉम नॉट ऑब्जर्विंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल करेक्टली। तो जब हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हमारे हो जाते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे हमने एसेट्स को एज एन एक्सपेंस कंसीडर कर लिया, एक्सपेंस को एज एन एसेट्स कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी गिवन है, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू आइटम सच एज परचेज ऑफ न्यू टायर फॉर अ कार डेबिटेड टू द मोटर कार अकाउंट। सो रेवेन्यू आइटम को हमने कहाँ पे डाल दिया, मोटर कार अकाउंट में। सो दिस इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट question is the process of mapping the current demand for manpower and making sure the availability of right kind of manpower at a right time and bridging the gap of current and future manpower requirement is typically known as। कहता है कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो अगर हमारे पास मैन पावर की डिमांड अराइज होती है तो वो सुटेबली हमें अवेलेबल कराता है राइट काइंड ऑफ मैन पावर एट अ राइट टाइम एंड करंट एंड फ्यूचर मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करता है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सेकेंड ऑप्शन इज़ ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग, थर्ड ऑप्शन इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग।
कमिंग इन डिटेल, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक प्लानिंग अहेड टू अचीव द ऑप्टिमम यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट वैल्यूएबल एसेट दैट इज एम्प्लॉयज़। ये बेसिकली कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ना कि अभी मीट डाउन करता है एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट को, बट ये चेक भी करता है कि इन फ्यूचर अगर हमें कोई मैन पावर रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको भी फुलफ़िल करें, और जो गैप है या शॉर्टेज है हम उसको भी फुलफ़िल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड थ्रू। सीक्रेट रिजर्व कब क्रिएट होते हैं? सो फर्स्ट इज अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जब हमारे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की अंडर वैल्यूएशन हो जाती है। सेकेंड, अंडर वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट्स एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ करंट लाइबिलिटीज़, जब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की अंडर वैल्यूएशन हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, and fourth option is overvaluation of assets and undervaluation of liabilities. So our answer is overvaluation of assets and undervaluation of liabilities. फोर्थ हमारा जो है आंसर हो जाएगा। कमिंग इन डिटेल, सीक्रेट रिजर्व्स क्या होते हैं? तो सीक्रेट रिजर्व्स आर बेसिकली रिजर्व्स द एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज़ नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। जिस सीक्रेट रिजर्व्स को हम हिडन रिजर्व्स या इंटरनल रिजर्व्स भी बोलते हैं, और ये वो रिजर्व्स होते हैं जो हम कभी भी अपने बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। सच रिजर्व इज़ नॉट डिस्क्लोज ऑन द बैलेंस शीट. It can be said that there is surplus of assets over the liabilities and that surplus is not disclosed और शॉन बाय द बैलेंस शीट। बेसिकली क्या होता है, ये सरप्लस होता है एसेट्स ओवर द लाइबिलिटीज़। एसेट्स, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो हमारी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द एसेट्स, और दिस इज़ द सरप्लस, और इस सरप्लस को हम कभी भी अपने बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो दिस इज़ नोन एज सीक्रेट रिजर्व्स। इसको हम हिडन रिजर्व्स और इंटरनल रिजर्व्स भी कहते हैं। Next question is, as per the accounting concept, a business is treated as a separate from its owner personal affairs. कहते हैं कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से जो बिजनेस है वो अलग होता है ओनर्स के पर्सनल अफेयर्स से? बिजनेस एंड ओनर्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है? This is the question. So first option is business entity, second option is dual aspects, third option is historical cost, and fourth option is perpetual succession. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा? business entity. बट हम एक बार डीपली देख लेते हैं चारों ऑप्शन को। बिजनेस एंटिटी क्या डिपिक्ट करता है कि जो हमारा ओनर होता है और जो हमारा बिजनेस है वो दोनों ही सेपरेट एंटिटी हैं, सेपरेट है एक दूसरे से। सेकंड, डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी दो एंट्री, डेबिट या क्रेडिट होता है। थर्ड है हिस्टोरिकल कॉस्ट। बेसिकली कोई भी ट्रांजैक्शन होगी या कुछ भी चीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे वो चीज़ एक्वायर हुई है। नेक्स्ट, परपैचुअल सक्सेशन। बेसिकली जो बिज़नेस होता है वो ऑनगोइंग होता है अप टू एन नंबर ऑफ पीरियड, और उसका वो कभी भी फिनिश नहीं होने वाला होता है। हम ये मान के चलते हैं जो हमारा बिज़नेस है वो अनलिमिटेड टाइम तक चलता ही रहेगा। सो इसमें आंसर हो जाएगा बिजनेस एंटिटी, बट आपको होपफुली चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रिंसिपल। कहता है इनमें से कॉस्टिंग प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस के अलावा आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेकंड इज ब्रेक इवन एनालिसिस, थर्ड इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, एंड फोर्थ इज वेरिएंस एनालिसिस फॉर मटेरियल। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वेरिएंस एनालिसिस फॉर मटेरियल। बाकी ये तीनों एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रिंसिपल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। Next question is, which among the following is regulatory body of insurance business in India? कहते हैं कौन सा ऐसा रेगुलेटरी बॉडी है जिसने इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ इंडिया को संभाला हुआ है, या हमारी रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस ऑफ बिजनेस की इन इंडिया? सो ऑप्शन इज AMFI, सेकेंड ऑप्शन इज SABI, नेक्स्ट इज RBI, एंड लास्ट ऑप्शन इज IRDA। जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? IRDA। IRDA की फुल फॉर्म क्या होती है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। Next option is, suppose that a company only pays dividend which it cannot profitably reinvest its earning, what can be such dividend decision is categorized as? कहता है कि अगर कोई कंपनी है वो सिर्फ डिविडेंड पे करती है
व्हेन इट कैन नॉट प्रॉफिटेबली री इन्वेस्ट इट्स अर्निंग, वो क्या करती है, अगर जब उस टाइम पे जब वो प्रॉफिटेबली री इन्वेस्ट नहीं कर पाती अपने अर्निंग्स को, तो उस सिचुएशन या उस डिविडेंड डिसीजन को हम क्या कहते हैं? सो ऑप्शन हो जाएगा strict dividend decision, second option is liberal dividend decision, third is active dividend decision, and fourth is residual passive dividend decision. So हमारा आंसर क्या है यहाँ पर? residual passive dividend decision. कमिंग इन डिटेल रेजिडुअल पैसिव डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? तो रेजिडुअल डिविडेंड इज अ डिविडेंड पॉलिसी दैट कंपनी यूज व्हेन कैलकुलेटिंग द डिविडेंड टू बी पेड टू द शेयर होल्डर्स. Companies that use a residual dividend policy fund capital expenditure with available earnings before paying dividends to the shareholders. सो पहले वो अपनी अवेलेबल अर्निंग्स को कैपिटलाइज करती है या क्या अपने एक्सपेंडिचर को देख लेती है, देन उसके बाद वो डिविडेंड को पे करती है. दैट मीन्स डॉलर अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड टू द इन्वेस्टर ईच ईयर विल वेरी. तो जिससे क्या होता है कि डॉलर वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, what is the style of leadership called whereby the leader assumes all the power and loves to dictate the followers as all the decisions are centralized? सो कौन सा ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें जो लीडर होता है उसके हाथ में सारी की सारी पावर होती है और वो जस्ट डिक्टेट करता है अपने फॉलोअर्स को कि ये डिसीजन तुम्हें लेना है, ये तुम्हें करना है. सो फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, सेकेंड इज पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप, थर्ड इज फ्री रीजन लीडरशिप, एंड फोर्थ इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डेमोक्रेटिक नॉट, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. कमिंग इन डिटेल की ऑटोक्रेटिक क्या होता है, और आपको और भी डेमोक्रेटिक भी समझ में आ जाएगा, लेजर फेयर भी समझ में आ जाएगा. ऑटोक्रेटिक और लीडर सेंट्रलाइज style of leadership is one in which the leader has all the power to make decision. ऑटोक्रेटिक क्या होता है? बेसिकली जहाँ पर लीडर के पास ही सारी पावर होती है कि उसे क्या डिसीजन लेना है. He is the supreme in delegating duties to his subordinates which they are obligated to complete. और वही सुप्रीम होता है और वही सारे डिसीजंस को लेता है और अथॉरिटीज़ को, ड्यूटीज़ को डेलीगेट्स करता है. सो ऑटोक्रेटिक में आप देख रहे हो डायग्राम में, एक लीडर होता है, वो सारे लोगों को क्या करता है? डिसीजन या ड्यूटीज़ डेलीगेट करता है और सब लोग जो होते हैं उसे ही आंसरेबल होते हैं. लेजर फेयर में क्या होता है? डू दिस और दैट एज यू सी फिट. बट डेमोक्रेटिक में क्या होता है? सब लोग, चाहे वो सबऑर्डिनेट्स हों, वो आंसरेबल होते हैं, वो भी डिसीजन दे सकते हैं, और जो लीडर होता है वो भी डिसीजन दे सकता है. तो डेमोक्रेटिक में सब लोग फ्री होते हैं. सो होप यू लाइक माई वीडियो, और होप आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.